Assalamu alaikum, dear students, and welcome to the online lecture series of IT project management. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये किस बारे में है और इसमें हम लोगों ने क्या चीज़ें पढ़नी है और इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर हाउस में या प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ पर होगी। ठीक है, तो आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है इट्स अ बेसिकली मैनेजेरियल कोर्स। ठीक है, और इस सब्जेक्ट को अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है तो सॉफ्टवेयर हाउसेस में बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर हम इस सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो हमारा इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली सॉफ्टवेयर में हाउस में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर होगी। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में आप ना सिर्फ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ोगे बल्कि वो तमाम चीज़ें पढ़ेंगे जो कि बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने सॉफ्टवेयर हाउस में इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ तो हमने देख ली कि बीइंग अ प्रोजेक्ट में आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स पढ़ के आप फ्यूचर में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकोगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इम्प्लीमेंट करना इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आप लोगों ने कोई सॉफ्टवेयर हाउस विजिट किया हो तो जब भी आप सॉफ्टवेयर हाउस को विजिट करो तो आप लोग देखोगे कि हमारी जो डेवलपमेंट हो रही होती है सॉफ्टवेयर की वो टीम्स में हो रही होती हैं। ठीक है, वी हैव अ टीम ए, वी हैव टीम बी, वी हैव टीम सी, और एक टीम में एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर वी हैव सर्टेन रिसोर्सेज, वी हैव प्रोजेक्ट लीड, we have coders, we have designers, we have testers, we have other people। ठीक है, तो वो सब लोगों को मिलकर उन सब रिसोर्सेज को मिलकर जो हमारी एक टीम बन रही होती है उसको एफिशिएंटली स्मूथली कैसे रन करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, टेक्निकली अगर हमें सॉफ्टवेयर के लिहाज से कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसको बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर हमने कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। इंटरनेट इशू होने की वजह से वी हैव रिकनेक्टेड एंड वी वर लुकिंग एट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, अच्छा, अब बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने चार चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स पढ़ के आप इसको प्रैक्टिकली फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कहाँ कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर या आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कोर्स है वो बेसिकली प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट मैनेजर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ। वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो चार बेसिक या फोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ of a project manager is to deliver the project on time। ठीक है, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर होता है सबसे बड़ा मसला उसका होता है उसकी डिलीवरी। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी, कि हम ऑन टाइम उसको डिलीवर ही नहीं कर पाते। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ है दैट इज़ स्कोप।
ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज कॉस्ट एंड द फोर्थ थिंग इज मीटिंग द गोल्स। यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि जो थर्ड पॉइंट है मीटिंग द गोल्स दैट हैव बीन एग्रीड अपॉन। अच्छा, अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स पढ़ा हो तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू डू रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, ठीक है। और जब गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हो रही होती है तो उस वक्त जो है वो सॉफ्टवेयर के गोल्स या सॉफ्टवेयर का स्कोप जो है वो आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गोल्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई हुए थे या एग्रीड अपॉन हुए थे उनको ना सिर्फ ऑन टाइम डिलीवर करे बल्कि एक्यूरेटली डिलीवर करे, ठीक है। सो द फर्स्ट एंड foremost responsibility of a software project manager is to deliver the project on time and to complete the project within the budget। अच्छा, बजट आउट कब होता है, ये भी चीज़ आप लोगों को मैं समझा दूं यहाँ पे कि बजट आउट किस वक्त होता है। देखो, जब हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं ना क्लाइंट से, तो उन सब रिक्वायरमेंट्स की बेसिस के ऊपर हम लोग एक प्लान जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि यस, हमें इस चीज़ पे, इस रिक्वायरमेंट पे, इस मॉड्यूल पे या इस स्टेप के ऊपर इतना इतना बजट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और वो बजट के अकॉर्डिंगली अगर तो कोई सॉफ्टवेयर एरर या सॉफ्टवेयर बग ऐसा अकर ना हो जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लग जाए और बजट ज़्यादा लग जाए, अगर ऐसा ना हो तो फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हो पाता। इसकी दो बड़ी वजह हैं। सबसे पहली वजह ये कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा एरर या कोई ऐसा बग आ गया है कि जिसको रिजॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है और बहुत ज़्यादा बजट लग गया है, ठीक हो गया। पहला तो ये मसला हो गया। और दूसरा मसला जो हमारे पास है दैट इज़ कि यहाँ पे दूसरा जो इशू हमारे पास यहाँ पर है दैट इज़ दी कि अगर जो रिक्वायरमेंट हमारे पास कस्टमर की तरफ से आई है वो रिक्वायरमेंट एज इट इज़ हमने डिलीवर्ड नहीं की, ठीक है। और ये कब आइडेंटिफाई होता है, ये होता है टेस्टिंग फेज में आइडेंटिफाई। यानी सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हुई, उसमें डिज़ाइनिंग हुई, उस पर कोडिंग हुई, कोडिंग के बाद जब टेस्टिंग हो रही थी तो टेस्टर ने ये आइडेंटिफाई किया कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो तो स्मूथली रन कर रहा है, लेकिन हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू द गोल्स आइडेंटिफाइड नहीं है, कि जो गोल्स जिस पे हमने एग्री किया था उन गोल्स के मुताबिक ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। जब ये आप टेस्टिंग फेज में जाके आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि ये गोल जो है वो हमारा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहाँ से फिर वापस जाना ना सिर्फ बहुत टाइम टेकिंग होता है बल्कि बहुत ज़्यादा बजट टेकिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। लेट मी चेक कि मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन यहाँ पे शेयर की है या नहीं। अच्छा, तो ये आगे स्लाइड्स, आई होप आप लोगों को ये शो हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कोर्स है इसमें हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे किसकी, आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की। और आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रैक्टिकल फील्ड के बारे में तो आप लोगों ने लाजमी सुना होगा कि सॉफ्टवेयर हाउस में हर एक टीम के ऊपर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो उस टीम को मैनेज कर रहा होता है, ठीक हो गया। अब उसकी सबसे पहले हम लोगों ने देख ली कि उसकी कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, दोज आर टाइम, बजट, गोल एंड क्वालिटी। ये चार चीज़ें प्रोवाइड करना एक प्रोजेक्ट मैनेजर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इनको तो आप फिंगर टिप्स पे कर लो कि प्रोजेक्ट मैनेजर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी है, तो आप लोगों को फ़ौरन पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर must complete the project on time, project according to the goals, yeah, project according to the client requirement, and the project which is meeting the goals of the customer,
ठीक है। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपका सॉफ्टवेयर ना सिर्फ एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर हो, बल्कि इट शुड बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट, कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो क्वालिटी वाइज भी मेंटेन्ड हो। और टेस्टिंग फेज में ना सिर्फ कोड को टेस्ट किया जाता है, ना सिर्फ ये टेस्ट किया जाता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अकॉर्डिंग टू द गोल्स है, बल्कि ये भी टेस्ट किया जाता है कि आया आपका सॉफ्टवेयर ऑन द स्टैंडर्ड क्वालिटी मेजरमेंट इस पे फॉल कर रहा है या नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इस लाइक भी है या क्वालिटी वाइज इतना स्ट्रॉन्ग भी है कि उसे डिलीवर किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ जो हमारे पास है दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ फेजेस। ठीक है, इसमें आप लोग देखो, वी हैव इवेलुएट, वी हैव डिज़ाइन, वी हैव डेवलप, वी हैव एनालाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज एनालाइज। ठीक है, क्या उसके बाद आपने किया इवेलुएट, उसके बाद आपने किया डिज़ाइन और उसके बाद आपने डेवलप किया। एनालाइज में आप लोगों ने क्या देखा, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने देखा कि ये प्रोजेक्ट बन भी सकता है या नहीं, मतलब ये इतना फिजिबल भी है या नहीं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है कि चेक किया कि फिजिबली इट्स पॉसिबल और नॉट, ये प्रोजेक्ट फिजिबली हम बना भी सकते हैं या नहीं, इस चीज़ को एनालाइज किया। और ये कौन करता है, ये फिजिबिलिटी टीम वाले करते हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी टीम को भी मैनेज कौन कर रहा होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, अब ये फिजिबिलिटी टीम का कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हमारी होगी ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम, उस पर डिपेंड करता है, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इवेलुएट हुआ, उसके बाद हमने डिज़ाइन किया उस चीज़ को। ठीक है, डिज़ाइन किया हमने, डिज़ाइन के बाद हम लोगों ने उसको कोड किया, यानी कोड करके यानी कि हमने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज अच्छा, what is a project? A project is an activity that is temporary, having a start and end date. अच्छा, कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा जिसकी एक स्टार्ट डेट और एंड डेट ना हो। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि एक प्रोजेक्ट की जो, और प्रोजेक्ट टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का क्या मतलब कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक प्रोजेक्ट को परमानेंटली ऑल लाइफ उसको डेवलप नहीं करती रहती। ठीक है, सो अ प्रोजेक्ट इज टेम्परेरी। सबसे पहली बात, बहुत बेसिक बात, इट शुड हैव अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम। ठीक हो गया, उसके बाद इट मस्ट बी यूनिक। ऑब्वियसली जैसी हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो दिन पे दिन एडवांस होती जा रही है, एडवांस FYP के लिए अब तो फाइनली प्रोजेक्ट के लिए हमें यूनिक आइडियाज चाहिए होते हैं। इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस में, दैट मस्ट बी यूनिक, दैट मस्ट बी न्यू। अगर उसमें कोई नई चीज़ नहीं होगी तो फिर उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि अगर उसमें कुछ यूनिक नहीं है, कुछ नया नहीं है, तो वो ऑलरेडी डेवलप्ड होगा। और एक चीज़ जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसको दोबारा डेवलप करवाने की क्या ज़रूरत है। जो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है उसको ख़रीदो और उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, अगर कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन आपको चाहिए जो प्ले स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है, उसी तरह वो आपका काम कर रही है, तो आप उसको, अगर वो प्रीमियम है तो उसको परचेज करो, अगर वो फ्री है तो उसको डाउनलोड करो और उसको इस्तेमाल करो। फिर तो सूरत ही नहीं बनती कि आप एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो बनवाओ या एक नई एप्लीकेशन जो है डेवलप करवाओ, तो दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ कॉस्ट, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ आई कि यस, प्रोजेक्ट जो है वो टेम्परेरी भी होता है और उसकी एक स्टार्टिंग डेट होती है, एक एंडिंग डेट होती है, और वो यूनिक भी होता है। ठीक है, ब्रिंग्स अबाउट चेंज, यानी कि एक चेंज लेकर आता है हमारी टेक्नोलॉजी में, एक नई चीज़ लेके आता है। ठीक है, हैज़ अननोन एलिमेंट्स व्हिच देयरफॉर क्रिएट रिस्क। अच्छा, अब जब हमारा प्रोजेक्ट जो है वो यूनिक होगा, अब मैं ये नहीं कहती कि प्रोजेक्ट जो है वो 100% यूनिक होना मैंडेटरी है, नहीं। आपके प्रोजेक्ट के अंदर आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो उसमें अगर एक फैक्टर भी यूनिक है कि वो फैक्टर आज तक किसी ने डेवलप नहीं किया, तो इट्स अ यूनिक प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन
जब भी हम यूनिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो फिर यूनिक प्रोजेक्ट के साथ हमारे पास कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। यानी कि आपको कुछ विद इन द डेवलपमेंट आप लोगों को कुछ इश्यूज भी फेस करने पड़ेंगे। तो बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर you should be that technical, you should be that understandable and you should be that logical कि आप उस प्रॉब्लम को देख के ना सिर्फ एनालाइज और इवेलुएट कर सको बल्कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व भी कर सको। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज है दैट इज, इसको मैं मिनिमाइज कर दूं। Generally, projects are formed to solve a problem or take advantage of an opportunity. ठीक है, business are usual activities that can often be mistaken for a project. Generally, it is a uniqueness of the activity that is deciding factor that do what we do need to do every year. अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इस चीज़ को आप लोग इग्नोर करो, लेकिन आप लोगों को चलते चलते मैं ये चीज़ बता देती हूँ कि बेसिकली प्रोजेक्ट में क्या कुछ होता है और क्या कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जब भी आप किसी कोर्स को पढ़ रहे होते हो, आप प्रैक्टिकल लाइफ को छोड़ें, जब भी आप किसी कोर्स को पढ़ रहे होते हो तो इट इज़ मैंडेटरी, ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप अम, उसके जो टर्म्स हैं, की टर्म्स, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो वर्डिंग है, वो आप लोग फिंगर टिप्स पे कर लो, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कल एग्ज़ाम में अपेयर हो, एग्जामिनेशन में अपेयर हो, तो आप उस सब्जेक्ट को जो है वो वेरी एफिशिएंटली एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो कि बहुत मैंडेटरी हैं इस कोर्स को समझने के लिए। सबसे पहली चीज़ है डिलीवरेबल्स। अच्छा, अब डिलीवर वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हमने क्लाइंट को कुछ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि डिलीवरेबल्स हमारे दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो ह्यूज था, उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हमने डिवाइड कर दिया। एक मॉड्यूल को डिलीवर किया, वो एक डिलीवरेबल था, फिर दूसरे मॉड्यूल को डिलीवर किया, फिर तीसरे को डिलीवर किया। तो यूं हमारे एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा डिलीवरेबल्स भी हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हमारी एंड प्रोजेक्ट की डेट होगी, उसमें हमने एक सॉफ्टवेयर क्लाइंट को जो है वो डिलीवर करना है, ठीक है। ये तो हमें समझ आ गई डिलीवरेबल। अच्छा, अब टेंजिबल थिंग्स में यहाँ कंफ्यूज ना होना। टेंजिबल वर्ड अगर आप लोगों को न्यू लग रहा है तो टेंजिबल मीन्स एनीथिंग व्हिच इज काउंटेबल, ठीक है। टेंजिबल मीन्स एनीथिंग दैट इज काउंटेबल। अच्छा, और इसी के अगर हम ऑपोजिट, जैसे हम लोग काउंट कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे हम लोगों ने नंबर ऑफ पेन्स काउंट कर लिए, नंबर ऑफ मार्कर्स काउंट कर लिए, तो जो चीज़ें काउंटेबल हैं दोज आर टेंजिबल, ठीक है। और जो चीज़ें हम लोग काउंट नहीं कर सकते दोज आर अनटेंजिबल, ठीक है, कि उनको हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद जो अगली चीज़ है हमारे पास दैट इज़ माइलस्टोन्स। अब माइलस्टोन्स का वर्ड जो है वो अपने माइंड में आपने यूं बिठाना है कि माइलस्टोन्स क्या है, छोटे छोटे डिलीवरेबल्स हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे मैं आप लोगों को ये कोर्स पढ़ा रही हूँ आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका डिलीवरेबल क्या होगा, इसका डिलीवरेबल होगा फाइनल टर्म, ठीक है। ठीक है, फाइनल टर्म के बाद जो ग्रेड मैं आप लोगों को असाइन करूंगी, फॉर एग्जांपल अगर टीचर असाइन करता होता तो वो क्या होता है, डिलीवरेबल होता है। और इसमें माइलस्टोन्स क्या है, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, क्विज 1, क्विज 2, मिड टर्म, क्विज 3, क्विज 4, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4, ये सारे क्या है, ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स हैं। माइलस्टोन्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे डिलीवरेबल की तरफ
देकर जाती हैं, ठीक है? जो उनको जिन माइलस्टोन्स को हम तय करते हुए हम अपने फाइनल डिलीवरेबल तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू बी एज ईजी एज आई कैन, ठीक है? उसके बाद जो तीसरी चीज़ है दैट इज टास्क, ठीक है? अब डिलीवरेबल सबसे बड़ा था, उससे छोटा था माइलस्टोन, और उस माइलस्टोन से छोटा क्या है हमारे पास? टास्क। अब एक माइलस्टोन को फुलफिल करने के लिए वी हैव टू डू वन और मोर देन वन टास्क। ठीक हो गया? मतलब देखो, सबसे पहले आपने एक एक्शन या एक टास्क किया, फिर दूसरा टास्क किया, यूं 4 से 5 टास्क कंप्लीट होने के बाद आपने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया। ठीक हो गया? अब एक माइलस्टोन अचीव किया, सेकंड माइलस्टोन अचीव किया, यूं ही हमने जब 10 फॉर एग्जांपल माइलस्टोन्स अचीव कर लिए तो दैट मीन्स हमने क्या किया? हमने अपना डिलीवरेबल जो है वो अचीव कर लिया, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो है वो कुछ रिस्क्स होते हैं। अच्छा, जब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जब आप एक यूनिक चीज़ करोगे, एक नई चीज़ करोगे, तो उसमें रिस्क फैक्टर तो लाजमी अवेलेबल होगा, ठीक है? तो आप लोगों ने बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप लोगों में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि न्यू अपकमिंग रिस्क जो है वो आप लोग टैकल कर सको। उसके बाद आपके पास इश्यूज होते हैं। देखो, रिस्क क्या होता है कि हमें डर होता है कि ये हो सकता है। अच्छा, मेरी बात को बड़ी गौर से समझना। मैं आप लोगों को रिस्क और इशू का डिफरेंस बता रही हूँ। रिस्क क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि हमें ये डर है कि ये हो सकता है, ठीक है? मुझे ये डर है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? और अगर वाकई वो ऑन टाइम डिलीवर ना हुआ तो अब वो एक इशू है। वो चीज़ जो एक्चुअली हैपन हो गई है, ठीक है, दैट इज़ एन इशू। और वो चीज़ जिसका डर है हमें कि फ्यूचर में ये हो सकता है, वो क्या है? रिस्क है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है गैंट चार्ट। अच्छा, गैंट चार्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो, गैंट चार्ट में बेसिकली आप क्या करते हो कि आप अपने सारे जो आपके पास होते हैं टास्क, सारे माइलस्टोन्स, सारे डिलीवरेबल्स, सब कुछ जो है वो आप लोग मेंशन कर देते हो। ठीक हो गया? क्या कर देते हो आप लोग? सारे मेंशन कर देते हो। फिर गैंट चार्ट की मदद से आप जूं जूं एक टास्क कंप्लीट करते जाते हो, या आप एक माइलस्टोन अचीव करते जाते हो, या आप एक डिलीवरेबल अचीव कर लेते हो, आप उसको टिक करते जाते हो, ठीक है? तो दैट इज बेसिकली गैंट चार्ट। इसकी डेफिनेशन पढ़ती हूँ फटाफट। अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ट शोइंग टाइम एंड टास्क, यानी कितने टाइम में हमने ये टास्क या इतने टाइम में हमने ये माइलस्टोन अचीव करना है, ये एक वो चार्ट होता है, ठीक है? क्रिएटेड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम लाइक MS प्रोजेक्ट। अगर आप लोगों ने MS प्रोजेक्ट यूज़ नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये मशवरा देती हूँ, ये सजेस्ट करती हूँ कि आप MS प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर पर, उसको ओपन करें, उसको चेक करें कि बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप लोगों को वो प्रोजेक्ट कितना हेल्प आउट कर सकता है। कि उसमें आप लोगों को टाइम दिया होगा आपको, आप अपने टाइम पे अपने जो टास्क हैं, जो माइलस्टोन्स हैं, वो अचीव सेट कर सकते हो, ठीक है? और जब आपकी उसकी डेट करीब आती रहेगी तो आपको MS प्रोजेक्ट की तरफ से ना सिर्फ रिमाइंडर्स मिलते रहेंगे, बल्कि आप MS प्रोजेक्ट पे अपना जो माइलस्टोन है वो डिलीवर भी कर सकते हो, मतलब कि उसको सबमिट भी करवा सकते हो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का नाम आपने सुना होगा पहले भी, कि कोई भी शख्स जो कि प्रोजेक्ट के साथ अटैच्ड है, प्रोजेक्ट के होने या ना होने से उसको फर्क पड़ता है, वो बंदा कौन है? वो स्टेक होल्डर है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमने फॉर एग्जांपल एक डेक क्रिएट करना है, तो इन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी है कि इन्होंने सबसे पहले बनाया है एक गैंट चार्ट, ठीक है? इसमें आप देखो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, कुछ माइलस्टोन्स हैं, कुछ डिलीवरेबल्स हैं। अच्छा, डिलीवरेबल यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है? प्लान अ कांस्टेंट फ्रॉम द डेक, ठीक है? कि जो आपका एंड प्रोडक्ट होगा वो डिलीवरेबल होगा, उस एंड प्रोडक्ट तक पहुँचने के लिए आपको कुछ माइलस्टोन्स अचीव करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो आपका माइलस्टोन है दैट इज प्लान ड्राफ्टेड, प्लान अप्रूव्ड। ये आपके दो माइलस्टोन्स हैं। और प्लान ड्राफ्ट के लिए आपको फिर जो टास्क होगा, ठीक है, आपको समझ आ रही है ना? इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल कि एक डिलीवरेबल है कि आपने एक डेक क्रिएट करना है, उसमें एक माइलस्टोन है कि आपने प्लान ड्राफ्ट करना है। इस
माइलस्टोन के अगेंस्ट आपके पास एक एक्टिविटी है कि यू हैव टू गैदर रिक्वायरमेंट फॉर द बेस्ट प्रोजेक्ट रिसर्च, ठीक है। सो इट्स प्रीटी इजी एंड प्रीटी क्लियर। उसके बाद आप इस चार्ट में देख सकते हो कि हाउस एट एवेन्यू ड्राइव, ये आपका डिलीवरेबल है। उसके बाद आपके पास कुछ टास्क हैं, माइलस्टोन्स हैं, उन माइलस्टोन्स के आगे कुछ टास्क हैं, ठीक है। अच्छा, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आम अल्फाज में अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या चीज़ है, तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जैसे देखो, एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को मैंने एक प्रोजेक्ट है, उसका एक डिलीवरेबल होगा, ठीक है। उस डिलीवरेबल को मैंने कुछ माइलस्टोन्स में डिवाइड किया, एक माइलस्टोन को मैंने कुछ टास्क्स में डिवाइड किया, ये मैंने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना दिया। जैसे आप ऊपर आओ तो इस एग्जांपल में डिलीवरेबल क्या था, हाउस एट ना एवेन्यू ड्राइव। इसके माइलस्टोन्स क्या थे, फाउंडेशन, एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन, इंटरनल कंस्ट्रक्शन, रूफ, सर्विसेज, यार्ड एंड एक्सेस। ये सब क्या है, माइलस्टोन। इन सब माइलस्टोन्स को जब तक मैं फुलफिल नहीं कर लूँगी, मैं अपने डिलीवरेबल जो कि हाउस एट एवेन्यू ड्राइव है उसको अचीव नहीं कर सकूँगी, ठीक है। फिर आप लोग देखोगे कि एक माइलस्टोन के अगेंस्ट कुछ टास्क हैं। एक माइलस्टोन अगर आप देखें, थर्ड माइलस्टोन इंटरनल कंस्ट्रक्शन, तो इसके अगेंस्ट कुछ हमारे पास एक्शंस हैं, कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, सबसे पहले वॉल्स बनेंगी, फिर फ्लोरिंग होगी, फिर सीलिंग्स होंगी, फिर विंडोज़ लगेंगे, फिर डोर्स लगेंगे, फिर स्टेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारे टास्क हैं। इन सबको करने के बाद मैं एक माइलस्टोन इंटरनल कंस्ट्रक्शन अचीव करूँगी। इसी तरीके से सारे मैं माइलस्टोन्स अचीव करूँगी, और फिर मेरा एंड जो डिलीवरेबल है दैट इज़ हाउस एट एन एवेन्यू ड्राइव अचीव हो जाएगा। आई होप दैट इज़ क्लियर। अच्छा, उसके बाद वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को समझा दिया। गैंट चार्ट कुछ इस तरीके का बनता है। देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव टास्क, यू हैव स्टार्ट, यू हैव डेज, यू हैव फिनिश, यू हैव ऑनर। अच्छा देखो, इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक टास्क एक बंदे को असाइन कर दिया जाता है, रिसोर्स पर्सन को, यानी टीम मेंबर को उन्होंने असाइन कर दिया, उसका स्टार्ट डेट बना दी, उसकी एंड डेट बना दी, ठीक है। और जो है ना, स्टार्ट और एंड डेट असाइन करने के बाद उसके साथ उसका ऑनर का नाम लिख दिया। जैसे हमारे पास एक टास्क है रिसर्च, और रिसर्च के अगेंस्ट उसने ये कहा है कि रिसर्च किसको असाइन की गई है, उसका ऑनर कौन है, माइक, और इसकी स्टार्ट डेट क्या है 25 जून, और इसकी एंड डेट क्या है 26 जून, और इसको कितनी डेज रिक्वायर्ड है, 2 डेज, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं। वी हैव रिसर्च, वी हैव डिज़ाइन, वी हैव बिल्ड, वी हैव टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट। ये सारी एक्टिविटीज़ मिलके हमारे पास एक माइलस्टोन बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेक होल्डर, मैंने आपको बताया कि स्टेक होल्डर इज़ अ पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि कनेक्टेड हो उस प्रोजेक्ट के साथ, दैट इज़ अ स्टेक होल्डर, ठीक है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वी हैव हाउस ओनर, वी हैव बिल्डर, वी हैव कौंसल। ये सारे बंदे जो भी प्रोजेक्ट के साथ रिलेटेड होंगे, ये कौन होंगे, स्टेक होल्डर। उसके बाद हमारे पास द नेक्स्ट थिंग इज, उसके बाद वो बता रहे हैं कि एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर वो होता है कि जो ना सिर्फ अपने अंडर रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज कर सके, बल्कि उस जितने भी उसके पास बजट है, जितना भी उसके पास एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, उनको एफिशिएंटली और स्मूथली मैनेज करे, और जो अल्टीमेट प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर सके, ठीक है। एंड ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इंटरकनेक्टेड, हर एक एलिमेंट इंटरकनेक्टेड होगा। जैसे आप ये ऊपर वाला गैंट चार्ट देखो, तो यहाँ पे रिसर्च जो है वो डिज़ाइन के साथ कनेक्टेड है, डिज़ाइन जो है वो बिल्ड के साथ कनेक्टेड है, बिल्ड टेस्ट के साथ है, टेस्ट डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्टेड है। अगर माइक अपनी रिसर्च जो है वो 2 डेज में कंप्लीट नहीं करेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे डिज़ाइन लेट होगा, डिज़ाइन टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। अगर डिज़ाइन अपना काम, मतलब बिल अगर अपना काम ऑन टाइम कंप्लीट कर भी ले,
तो भी जो देर रिसर्च के बंदे माइक ने की थी उसकी वजह से प्रोजेक्ट तो लेट होगा ही उतना डे। तो इसलिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो लास्ट में कुछ डेज वैकेंट हमेशा इसलिए छोड़ता है ताकि अगर किसी भी रिसोर्स पर्सन की तरफ से काम लेट हो जाए तो वो ऑन टाइम जो है वो कर ले। अच्छा, अच्छा, उसके साथ ही हमारे जो क्लास का टाइम है कंप्लीट हुआ और यहाँ पे हम अपनी जो क्लास है वो ख़त्म करते हैं।